नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम वीरेन डंगवाल जी की कविता तोप पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम वीरेन डंगवाल जी की इस कविता पर चर्चा करें, वीरेन डंगवाल जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी, जो गढ़वाल में स्थित है, वहाँ हुआ। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, वो नैनीताल में हुई। और उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये इलाहाबाद गए। पेशे से ये प्राध्यापक थे, यानी टीचर थे। और इनकी रचनाएं भी बहुत अधिक प्रभावित करने वाली रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी बहुत रुचि थी और इनकी रचनाओं के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी पहली रचना के लिए इन्हें श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और इनकी दूसरी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इनकी रचना में जनसाधारण की पीड़ा, उनके दुख दर्द या उनके जीवन के पहलुओं को चित्रित किया गया है। अतः इनकी भाषा को समझना बहुत ही आसान और बहुत सरल सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। और ये देखा जाता है कि इनकी भाषाओं में ये मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, जिसके प्रयोग से इनकी भाषा में चार चांद लग जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम इनकी कविता पर चर्चा करते हैं। इस कविता में मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। एक है प्रतीक और दूसरा है धरोहर। प्रतीक का अर्थ है कि पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई निशानियां, और धरोहर यानी विरासत। इस कविता में हमारे गलतियां की, किस प्रकार उन्होंने किस प्रकार की भूल हुई उनसे, और उसका हर्जाना या उसका असर नई पीढ़ी को भी भुगतना पड़ता है। यदि कभी बड़े किसी भी प्रकार की अगर गलती करते हैं तो उसका असर दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। तो इस पाठ का मूल रूप से जो अर्थ है वो से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही जो दो प्रतीक जो मैं बताए गए हैं उनका चित्रण किया गया है। दो प्रतीक कौन से हैं? एक कंपनी बाग और दूसरा है तो ये पाठ हमें याद दिलाता है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत में आई और भारत ने इसका स्वागत ही किया
और परंतु उनका उद्देश्य कुछ और ही बन गया जब वे भारत में आए, और उसके बाद धीरे धीरे वे हमारे शासक बन बैठे। और इस तरह से जब वे हमारे देश में आए तो उन्होंने कई ऐसे कार्य भी किए, जैसे बाग बनवाए, तो कुछ तोपें भी तैयार की। और उन तोपों से 1857 में उस तोप का प्रयोग किया गया जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों की हत्या हो गई या मौत के घाट उतार दिए गए, और इस देश को बहुत तबाह कर दिया। इन तोपों की वजह से हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो गया। और अंत में लेकिन आज़ादी हमें मिली, और जो ये स्वतंत्रता सेनानी थे इन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें आज़ादी दिलाने का प्रयास किया और हम आज़ाद हुए। और पर एक दिन ऐसा भी आया, जैसे कहा गया है कि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका गया, और तोप जो है वो निस्तेज हो गया, यानी तोप का प्रयोग करने के बाद भी आज वो ऐसे ही बैठी है, यानी आज उसका प्रयोग किसी कार्य में नहीं किया जाता है। तो इस हमें इन प्रतीकों के माध्यम से ये याद रखना चाहिए कि जिनके इरादे नेक नहीं होते उनका अंत तो अवश्य ही होता है। तो चलिए अब इस कविता पर दृष्टि डालते हुए इसकी व्याख्या करते हैं। तो ये कविता की कुछ पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है या 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। इन पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार है। कवि कहना चाहते हैं कि कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर, मुहाने पर अर्थात प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई है। तोप जिसको कि हम टैंक भी कहते हैं, वो तोप रखी गई है, और इस तोप का प्रयोग 1857 की क्रांति में किया गया, यानी अंग्रेजों द्वारा इस तोप का प्रयोग किया गया। किसके खिलाफ? स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ। और ये हमें विरासत में मिली हुई कंपनी बाग की तरह ही इसकी बहुत देखभाल होती है, यानी विरासत में मिली हुई कोई भी वस्तु हो तो हम उसकी बहुत देखभाल करते हैं। और साल में इसे 2 बार, वर्ष में इसे 2 बार चमकाया जाता है। कौन से ऐसे 2 दिन हैं जिसमें हम इसे चमकाते हैं? वो है हमारे राष्ट्रीय पर्व, यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम इस तोप को बहुत अच्छे से चमकाकर, इसे सुंदर बनाकर सबके सामने पेश करते हैं। और यह हमें हमारे पूर्वजों की कुर्बानी और उनके बलिदान के विषय में बताता है। ये बताता है कि हमारे पूर्वज किस तरह से उनकी शक्तियों को क्षीण कर दिया था, उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया था इस तोप ने। अगली पंक्ति, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में।
इन पंक्तियों की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग में, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग बनवाए, यहाँ पर कानपुर में जो बाग बनवाया गया है कंपनी द्वारा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बाग कानपुर में बनवाया है, तो वहाँ जो तोप रखी गई है उसके बारे में यहाँ कवि ने चर्चा करते हुए कहा है कि सुबह शाम, यानी सुबह शाम कंपनी बाग में, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बाग बनवाया था जो कानपुर में स्थित है, वहाँ घूमने फिरने के लिए कई पर्यटक आते हैं, कई ट्रैवलर्स आते हैं, कई लोग आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मानो यह तोप उन लोगों को बता रही हो कि मैं अपने समय में कितनी शक्तिशाली थी, कितनी शक्ति संपन्न थी, और यह अपने सामने आने वाले बड़े बड़े वीरों की धज्जियां उड़ा देती थी। इसने उस समय देश को आजाद करवाने का सपना देखने वाले अनेक जाबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। अर्थात ये जो तोप है, इस तोप का प्रयोग जब 1857 की क्रांति में हुई थी, इस तोप को हमने जब प्रयोग किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तोप का प्रयोग करते हुए कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था। कविता की अगली पंक्ति। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये। इसका भाव कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जो तो पहले बहुत शक्तिशाली, शक्ति संपन्न थी, अब वह निरर्थक पड़ी हुई है, यानी अब वो उस काम नहीं आती जिस काम के लिए उस तोप को बनाया गया था। अब वह कंपनी बाग में घूमने वाले आए छोटे छोटे बच्चों की घुड़सवारी के काम आती है। यानी जो पर्यटक यहाँ आते हैं और उनमें से जो छोटे बच्चे होते हैं, वो इस तोप पर बैठकर उसे घोड़ा मानकर घुड़सवारी करते हैं। जब इस पर बच्चे घुड़सवारी नहीं करते, यानी जब वो खाली होती है तोप, जब वहां बच्चे नहीं होते, तब चिड़िया चिड़िया जो छोटे छोटे गौरैया, जिसको हम स्पैरोज कहते हैं, वो वहां बैठकर इस पर चहचहाती हैं। यानी मुख्य रूप से ये बताने का प्रयास किया गया है कि तोप जिस कार्य को संपन्न किया करती थी, या जिस तोप की वजह से जो कार्य पहले हुआ करते थे, यानी स्वतंत्रता सेनानियों को मारने का काम किया था इस तोप ने, आज वो ऐसे ही व्यर्थ पड़ी हुई है, अलग थलग पड़ी हुई है। कविता की ये अंतिम पंक्तियां हैं। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि गौरैया चिड़िया जो बहुत छोटी होती है, और ये जो चिड़िया है ये आपस में
बहुत शैतान भी होती है, आपस में बातचीत करती रहती हैं, और कई बार क्या होता है कि जो तोप का मुंह जो खुला होता है उसके अंदर वो घुस जाती है। वे चिड़िया मानो ये बता रही हो, ये संदेश देना चाहती हैं या ये बोल रही हो कि व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, तो वो चाहे कितना ही शक्तिशाली या कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही है। अर्थात एक ना एक दिन उस व्यक्ति का अंत जरूर होता है। अर्थात वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, अगर कितनी भी वो शक्तिशाली हो, एक ना एक दिन उसका समय समाप्त जरूर होता है। तो ये कविता में हमने मुख्य रूप से ये सोचा है या ये देखा है कि विरासत में मिली चीज़ें हमें अपने अतीत के बारे में जानकारी देती है। अतः हमें उन्हें बहुत संभाल कर, बहुत सहेज कर रखना चाहिए। और दूसरी मुख्य बात क्या है कि संसार की कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, और वो चाहे कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन तो उसे नष्ट होना ही पड़ता है, उसका अंत जरूर आता है। तो ये अंत में गृह कार्य है जो आप सबको करना है। तो पहला है, हमें अपने पूर्वजों से विरासत में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं उसकी एक सूची तैयार कीजिए। दूसरा, तोपों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इस प्रकार हमारी ये कविता यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह समझ आ गई होगी। धन्यवाद।